न्यूटन के गति के नियम। गति का 3 नियम होता है और इसको गैलीलियो ने बताया बेटा। न्यूटन का नियम गैलीलियो ने बताया था। इसका प्रथम नियम न्यूटन के 3 नियम होते हैं बेटा। पहला नियम होता है जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। जड़त्व का नियम या इसे ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब ये जो न्यूटन का प्रथम नियम है जिसे गैलीलियो ने दिया है, इसके अनुसार आप ये कहेंगे कि वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। अगर वो गति की अवस्था में है तो बिल्कुल गति की अवस्था में रहेगी। आप लोग लिख लीजिए, लिखा रहे हैं, आप लोग लिखेंगे। यदि वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। तथा वस्तु गति की अवस्था में है हो तो है तो गति की अवस्था में रहेगी। गति की अवस्था में रहेगी। जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। न्यूटन के प्रथम नियम में बेटा गैलीलियो कहते हैं कि यदि वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही पड़ी रहेगी। अगर ये वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न दिया जाए। इस प्रकार से ये न्यूटन के प्रथम नियम का सिद्धांत है। जैसे उदाहरण एक हम आपको देते हैं, एग्जाम्पल आप देखेंगे। मान लीजिए
ये एक अलमीरा है। इसमें बुक्स रखी हैं और इसको इसका एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। शेल्फ पर रखी किताबें, शेल्फ पर रखी किताबें, बर्फ पर एक स्लेबज, बर्फ पर एक स्लेबज, पेड़ से गिरते पत्ते, पेड़ से गिरते पत्ते, नल तल पर लुढ़कती हुई गेंद, तल पर लुढ़कती हुई गेंद। होता है जड़त्व जो होता है ये क्या होता है? जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। विराम गति तथा दिशा, विराम गति तथा दिशा। इसका अर्थ, जड़त्व का अर्थ क्या है? परिवर्तन का विरोध, स्थिरता। एग्जाम्पल, गोली मारने से कांच में छेद होना। अगला जो इससे संबंधित पद आता है बेटा वो आता है संवेग, मोमेंटम। संवेग, मोमेंटम। इसका अर्थ क्या होता है? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान तथा वेग की, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल की समानुपाती होता है। मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका जो मात्रक होता है वो होता है
मीटर प्रति सेकेंड। p बराबर m भी संवेग का सूत्र होता है। अब आता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहता है बेटा, संवेग परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F अनुक्रमानुपाती dp/dt। F बराबर अपान dt। ये F बराबर ma। इसलिए m का मान होता है बेटा m बराबर होता है वस्तु पर आरोपित बल F बराबर ma का मतलब होता है बेटा कि वस्तु पर आरोपित बल द्रव्यमान तथा त्वरण के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। द्वितीयक नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। इसमें बेटा जो संबंधित पद निकलता है वो होता है आवेग। आवेग क्या होता है? औसत बल तथा समय अंतराल के गुणनफल के बराबर आवेग कहलाता है। औसत बल तथा समयांतराल के गुणनफल के बराबर
बराबर आवेग क्या होता है? औसत बल तथा समय अंतराल के गुणनफल के बराबर होता है, आवेग कहलाता है। आई बराबर और आवेग को आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर एफ बल गुणे समयांतराल डेल्टा टी बराबर डेल्टा एफ गुणे डेल्टा टी का मान होता है डेल्टा पी। ये हो गया बेटा द्वितीय न्यूटन का द्वितीय गति नियम, सेकेंड लॉ। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के तृतीय नियम को। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को बेटा हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। इसका अर्थ होता है कि किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर जो तृतीय नियम होता है बेटा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, वो कहता है कि किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाने पर और दूसरी वस्तु द्वारा भी विपरीत दिशा में बराबर बल लग जाए तो प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहलाता है, न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। जैसे F2 बराबर माइनस F1, प्रत्येक क्रिया के साथ बराबर प्रत्येक क्रिया के साथ बराबर तथा विपरीत बल। विपरीत प्रतिक्रिया। एग्जाम्पल तैरना, बंदूक से गोली छोड़ना आदि क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहलाता है। बेटा अब हम देखेंगे यदि किसी वस्तु की स्थिति एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहे तो वस्तु की ऐसी अवस्था को गति अवस्था कहा जाता है। तो न्यूटन के गति के नियम, तो यहां से पता चलता है कि न्यूटन के गति के नियम, तो गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने गति का नियम दिया तो उसमें 3 नियम दिया। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। प्रथम नियम क्या कहता बेटा?
प्रथम नियम आपका कहता है जड़त्व का नियम है, जिसको गैलीलियो का नियम कहते हैं। ये आपका प्रथम नियम है। इसमें क्या कहता है देखिए कि यदि वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वस्तु गति की अवस्था में है तो वह वस्तु की गति की अवस्था में वह वस्तु गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे आप देख रहे हैं, हमने अपने हाथ में एक मार्कर लिया है और इस मार्कर को हम ऐसे हवा में लटकाए हैं। अब हम इस पर कोई बल नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए ये हवा में लटका ही रह गया। लेकिन इसको हम जोर से पकड़कर दूसरे हाथ से घुमा दे रहे हैं तो ये घूम जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और अगर इसको हम गति की अवस्था में रखेंगे, इसको हम घुमाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये घूमेगी। अर्थात अगर हम गति करते हैं तो गति होती है, नहीं कर रहे हैं गति, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा। इसी को कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व के नियम से आपको जड़ से ही पता चल जाना चाहिए कि पौधे जो होते हैं उनकी जड़ स्थिर होती है, और उसके जो डाल होती है, उसके जो शाखाएं होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो अपना स्थान बदलती रहती हैं। इसलिए यहाँ पे उसकी हर शाखा स्थान नहीं बदलती है, एक शाखा के बाद एक नई शाखा उत्पन्न होती है, इससे उसका ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है। तो आपको वही हमने ये नहीं बताया कि शाखाएं आपस में बदलती रहती हैं, नहीं, बदलती नहीं है, नई नई शाखाओं का निर्माण होता है, इसलिए वो स्थिर नहीं होती हैं। लेकिन पौधे की जड़ बिल्कुल स्थिर होती है, वो कहीं हिलने वाली नहीं है, वो विरामावस्था में ही रहेगी। गति करेगी तो जड़ फैलकर और आगे मिट्टी में जाएगी। इस तरीके से आपको जड़त्व का प्रथम नियम अच्छे से समझ में आया होगा। कह रहा है कि यदि वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि तथा वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी। अर्थात गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे शेल्फ पर रखी किताबें और बर्फ पर एक स्लेब, पेड़ से गिरते पत्ते। आप देखिए, ये पेड़ है, ये पेड़ है बेटा, और इसमें पत्ते लगे हैं, और ये पत्ते क्या होते हैं, जमीन पर गिरते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ से ये गिर रहे हैं तो क्या हो रही है, गति की अवस्था हो रही है। जो पत्ते पेड़ में लगे हुए हैं वो लगे रहेंगे, जो पत्ते गिर रहे हैं वो एक स्थान पे, यहाँ पृथ्वी है और इस तल पे आके गिरेंगे। इस तरीके से ये होता है न्यूटन के जड़त्व का नियम, जिसको प्रथम नियम कहते हैं। अगला हमारा आता है कि अगर प्रथम नियम है तो उसमें कोई पद भी होगा। जैसे हमने बताया कि पत्ते गिर रहे हैं तो गति कर रहे हैं तो गिरेंगे, और स्थिर हैं, पेड़ में लगे हुए हैं तो वो लगे रहेंगे विरामावस्था में। तो यहाँ पे दो पद निकल के आते हैं गति के, कौन कौन से, एक तो जड़त्व का नियम पद निकल के आता है, दूसरा संवेग। जड़त्व क्या करता है कि द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात जो पत्ता गिर रहा है पेड़ से, इसका मास और जो गिरेगा उसका मास, दोनों का भार बराबर रहेगा। ऐसा नहीं है कि जब हवा में लटकी है पत्ती तो वो 2 ग्राम की है और नीचे गिरते ही वो 4 ग्राम की हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 2 ग्राम की पत्ती अगर पेड़ से गिर रही है तो गिरने के बाद भी उसका भार 2 ग्राम ही रहेगा। ये होता है द्रव्यमान के समानुपाती जड़त्व का नियम होता है। अगला आता है प्रकार। इसका प्रकार हमने आपको बताया कि एक तो विरामा, जो पेड़ में लगी पत्ती है वो विरामा अवस्था में है, और गति, जो गिर रही है वो गति कर रही है, और गति कर रही है, गिर रही है तो किसी दिशा में गिरेगी, तो इसके पास दिशा भी होता है। अगला
इसका अर्थ क्या होता है? जड़त्व का अर्थ होता है परिवर्तन का विरोध करना या स्थिरता। या तो परिवर्तन का विरोध करेगी, या तो परिवर्तित होना है तो अच्छे से हो, या फिर स्थिर हो जा। इसको कहते हैं जड़त्व का नियम। इसका एग्जाम्पल है जैसे गोली मारने से कांच में छेद हो जाना। जैसे आप बंदूक से जब गोली मारी जाती है तो कांच में छेद हो जाता है। तो इस तरीके से ये जड़त्व का नियम हो गया, और जड़त्व के बारे में हमने आपको अच्छे से समझा भी दिया। अब आता है हमारा संवेग। संवेग क्या है? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे द्रव्यमान क्या होता है? m होता है। वेग क्या होता है? v होता है। और इसके गुणनफल के समानुपाती जब होगा तो p हो जाएगा। गुणनफल आ गया तो मात्रक इसका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसका सूत्र हो जाएगा p बराबर, संवेग का मतलब होता है p बराबर mv। अब अगला हमारा आता है कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। पहला नियम हमने आपको बता दिया बेटा। अब ये है दूसरा नियम। दूसरे नियम में देखते हैं क्या होता है। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो संवेग बल होता है, वो संवेग परिवर्तन की दर जो होती है आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहले से उसका जो वेग था, संवेग था, और उससे उस पे जो बाह्य बल लगाया गया उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F अनुक्रमानुपाती dp अपान dt, और F बराबर mvd अपान dt, और उसके बाद F बराबर बल बराबर mdv अपान dt। A बराबर जो होता है बेटा वो होता है dv अपान dt। इसको हम आपको विस्तार से आगे पढ़ाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ते चलिए। बहुत ज्यादा, जहां पे जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ना है। अगर हम ज्यादा पढ़ने लगेंगे किसी जगह पे तो हमारे पास जो ज्ञान अर्जित होना है वो अनार्जित होने लगेगा, वो बाहर जाने लगेगा, समझ के बाहर हो जाएगा। इसलिए जो जानना है जहां पे, वहां पे उस चीज को जानेंगे। अभी के लिए हमें इतना ही जानना है कि इसको कैसे करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा निकल के आता है F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ए जो होता है वो त्वरण का संकेत होता है। अब F बराबर ma जो है वो क्या होता है? वस्तु पर आरोपित बल होता है, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F का मतलब होता है वस्तु पर आरोपित बल, और ma का मतलब होता है द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अभी हमने आपको बताया m का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब त्वरण। जो द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा वही फॉर्मूला निकल के आएगा F बराबर ma। अब हमारा आता है कि द्वितीय नियम में भी कोई संबंधित पद निकलेगा तो वही निकलेगा, वो निकला है आवेग। आवेग क्या कहता है कि औसत बल तथा समयांतराल के गुणनफल के बराबर होता है। ये औसत बल क्या है बेटा? ये हमने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया है, चैप्टर 2 में पढ़ाया है, वहां पे गति में पढ़ाया था, तो वहां से आप देख के आइएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना जानिए, औसत बल तथा समयांतराल के गुणनफल के बराबर होता है I बराबर F इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी। अब अगला हमारा आता है तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या कहता है? इसको तो सबसे पहले न्यूटन के गति के तृतीय नियम को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ये होता है बेटा किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाने पर दूसरी वस्तु द्वारा भी विपरीत दिशा में बल लगना क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहलाता है। जैसे रॉकेट प्रक्षेपण, नाव चलाना, गेंद का उछालना, तैरना, बंदूक से गोली छोड़ना आदि। इसका जो होता है बेटा, जैसे आप हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये दीवार है, ये ईंट की दीवार है, और इस पे क्रिया F1 यहां से कोई इसको धक्का दे रहा है, मान लो ये F1 बल लगा रहा है, ये यहाँ पे F2 बल लग रहा है, इधर से F2 बल लगा रहा है, तो F1 बल इधर से लगा रहा है, F2 बल इधर से लगा रहा है। अर्थात ये हमारे पास मान लीजिए ये एक दीवार है,
मानिए ये एक बॉक्स है, आप देखिए। अब एक तो इधर से बल लगाएगा, आप देख रहे हैं ना, एक इस दिशा से बल लगा रहा है, एक इस दिशा से बल लगा रहा है। अब दोनों बल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पिचक जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब सामने वाला F1 भी बल लगाएगा और F2 भी बल लगाएगा तो F2 बराबर माइनस F1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 बराबर माइनस F1। F2 का बल ज्यादा है, F1 का बल कम है, क्योंकि ये बाहर को ढकेल रहा है, वो बाहर से अंदर को ढकेल रहा है, इसलिए इसके पास स्पेस कम है, इसके पास स्पेस ज्यादा है, इसलिए ये क्या होगा, F2 बड़ा होगा, F1 छोटा हो जाएगा। इस तरीके से न्यूटन के गति का तीसरा नियम बताता है, नाव चलाना, गेंद का उछालना, तैरना, बंदूक से गोली छोड़ना आदि। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है बेटा? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का जो नियम है वो ये कहता है कि बाह्य बल शून्य हो तो संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। F बराबर dp अपान dt बराबर 0। अगर बाह्य बल शून्य होगा तो संपूर्ण रेखीय संवेग बल नियत रहेगा, अर्थात वो स्थिर रहेगा। जैसे राकेट प्ररोदन, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे हटना। अगर नाव से किनारे पर कूद रहे हैं, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, हम आगे को कूदते हैं तो नाव पीछे को जाती है, ये होता है राकेट प्ररोदन। अगला है कि बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बंदूक चला रहा होता है गोली उसी को लग जाती है, तो ये होता है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आप एक एग्जांपल देखिए बेटा, ये है M1 U1, ये है M2 U2। ये टक्कर से पूर्व की स्थिति है, टक्कर से पूर्व की स्थिति मतलब टक्कर होने से पहले की स्थिति है। अब जब टक्कर होता है तो उसके बाद देखिए, ये टक्कर होने के बाद की स्थिति है, ये टक्कर हो रहा है यहाँ पे। अब टक्कर होने के बाद की जो स्थिति आएगी वो देखिए बेटा, M1 V1 M2 V2। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 M2 V2। यही इसका फॉर्मूला होता है, यही कहलाता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे घर्षण बल। दो वस्तुओं के
संपर्क तलों के मध्य स्पर्श रेखीय दिशा में घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल क्या है बेटा? दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य स्पर्श रेखीय दिशा में कार्यरत बल घर्षण बल कहलाता है। सापेक्ष गति का विरोधी बल सापेक्ष गति का विरोधी बल प्रकृति ऋणात्मक होती है। इसकी प्रकृति इसकी ऋणात्मक होती है। संपर्क तलों के समांतर होता है। उदाहरण इसके दो एग्जाम्पल होते हैं बेटा। एक तो चलना, इसके एग्जाम्पल देख लो। चलना, स्कैनिंग करना। आजकल बच्चे भी जानते हैं स्कैनिंग क्या होता है। जैसे मान घर्षण बल है, और ये बल है, ठीक है, तो मानते हैं P, और घर्षण इस पे एक अभिलंब R को मानते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे इसका भार है ओमेगा, वेट जिसको कहते हैं। अब इस पे एक भार जो लदा हुआ है बेटा, आप देखेंगे अब अगला टॉपिक हमारा आता है घर्षण के कारण। घर्षण का पहला कारण होता है सतह की अनियमितता। नियमितता ये घर्षण का पहला कारण है। दो वस्तुओं के मध्य
घर्षण के कारण की पहला कारण है बेटा सतह की अनियमितता। दो वस्तुओं के मध्य गति के कारण जब एक सतह दूसरी सतह के संपर्क में आती है तो अनियमितताओं के कारण ये एक दूसरे से अंतः बंधित हो जाती है। अंतः बंधित हो जाती है मतलब अंदर में ही बंध जाती हैं। और दूसरा कारण होता है घर्षण बल का आणविक सिद्धांत। इसका जो दूसरा कारण है बेटा वो होता है आणविक सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि सतह पर गति कराने तथा आणविक बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक आकर्षण बल घर्षण बल होता है। आणविक सिद्धांत क्या है बेटा? सतह पर गति कराने तथा आणविक बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक आकर्षण बल घर्षण बल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे घर्षण के प्रकार। घर्षण के प्रकार। घर्षण के 5 प्रकार होते हैं। घर्षण का पहला प्रकार होता है बेटा स्थैतिक घर्षण। पहला होता है स्थैतिक घर्षण। इसमें बेटा सतह तथा वस्तु के मध्य गति से पूर्व घर्षण। सतह तथा वस्तु के मध्य गति से पूर्व घर्षण। ये स्थैतिक घर्षण होता है। दूसरा घर्षण होता है बेटा सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण किसे कहते हैं? स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान जब वस्तु गति प्रारंभ करने वाली होती है। घर्षण का तीसरा प्रकार होता है बेटा गतिज घर्षण। गतिशील वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य उत्पन्न घर्षण। तीसरा होता है बेटा गतिज घर्षण। चौथा घर्षण होता है बेटा लोटनिक घर्षण। लोटनीय घर्षण में बदलना। पांचवा है बेटा सर्पी घर्षण।
सर पे घर्षण होता है बेटा वस्तु के पिघलने के कारण घर्षण। घर्षण के लाभ तथा हानि एक तरफ लिखेंगे लाभ, एक तरफ लिखेंगे हानि। धरातल पर चलने हेतु हानि क्या है? विरोध के कारण ऊर्जा व्यय। ये पहला बेटा, दूसरा लिखेंगे वाहनों के तीव्र गति के विरोध हेतु ब्रेक का उपयोग। इधर हानि क्या है? मशीनों की दक्षता कम। अगला पॉइंट क्या है? लाभ ब्लैक बोर्ड पर लिखने हेतु हानि क्या है? मशीनों के पुर्जे घर्षण के कारण घिस जाना। इस तरीके से बेटा ये हमारा हो गया घर्षण के प्रकार। आगे हम पढ़ेंगे घर्षण को बढ़ाने तथा कम करने की विधियां। तो सबसे पहले इतना हम पढ़ लेते हैं।
होता है, घर्षण बल का अर्थ होता है कि दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य स्पर्श रेखीय दिशा में कार्यरत बल घर्षण बल कहलाता है। कह रहा है दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य, आप मान लीजिए हमारे पास ये दो वस्तु हैं, इसके संपर्क तलों के मध्य, संपर्क तल इसका क्या है, ये इसका संपर्क तल है, इसके मध्य में ये दोनों की जो बराबर दूरी, ऐसे मान लीजिए ये दो हैं और इसके संपर्क तल में ये चल रहा है, ये संपर्क तल है बेटा, इसके मध्य स्पर्श रेखीय दिशा में कार्यरत। अब ये चल रहा है इसके संपर्क तल से स्पर्श करते हुए, तो ये किसी दिशा में चल रहा है, ये पूरब की दिशा में चल रहा है। तो जो ये बल लग रहा है इसको, जो इसके दो समतल, दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य, ये दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य जब ये तीसरा स्पर्श करके चल रहा है, तब इस पर जो कार्यरत बल है यही घर्षण बल कहलाता है। आप देखेंगे ये एकदम इसी से सटकर चलेगा, इसी को कहते हैं घर्षण बल, अर्थात घसीट कर चलना। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि घर्षण बल क्या है। घर्षण बल सापेक्ष गति का विरोधी बल है, जो पहले से ही जो गति है उसका विरोधी बल है। हमने आपको बताया था ये इसकी गति क्या है, एकदम विरामावस्था है, लेकिन इस पे चलने वाला क्या कर रहा है, ये गति अवस्था में है, तो ये सापेक्ष गति का विरोधी बल हो गया। ये तीसरा जो आएगा ये सापेक्ष गति का विरोधी बल हो जाएगा। अगला, इसकी प्रकृति हमेशा ऋणात्मक होगी। अब ये इसकी प्रकृति है बेटा, प्रकृति का मतलब पहले से और कृत्रिम का मतलब बनाया हुआ, तो ये प्रकृति है दो वस्तुओं की जो प्रकृति है, इस पे अगर तीसरा आके चलेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नेगेटिव? क्योंकि ये कुछ नहीं कर रहा है, इसके पास कोई कार्य शक्ति नहीं है, इसलिए प्राकृतिक इसकी क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। घर्षण बल की प्रकृति हमेशा ऋणात्मक होगी। आगे, संपर्क तलों के समांतर होगा। अब ये देखिए जो इसका संपर्क तल है, हमने आपको बताया ना, ये दो वस्तुओं का संपर्क तल जो है ये इसके समांतर होगा, बिना इसके ये चल नहीं पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके समांतर हो जाएगा। घर्षण बल की पूरी जानकारी हमने आपको बता दी है। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, चलना, स्कैनिंग करना। हमने बताया ना कि आप चलते हैं तो ऐसे चलते हैं, चलेंगे फिर उठेंगे, पैर को उठाएंगे फिर रखेंगे, फिर उठाएंगे फिर रखेंगे। गेंद का उछालना, गेंद को जमीन पर पटकोगे, आकाश की तरफ जाएगी फिर जमीन की तरफ आएगी, फिर आकाश की तरफ जाएगी फिर जमीन की तरफ आएगी। तो कहने का मतलब है घर्षण बल जो होता है वो अपनी तरफ को खींचता है। और स्कैनिंग, आप फोन पे जब करते हैं तो एक आपके पास क्यूआर कोड होता है, जैसे कि हम अभी आपको दिखाते हैं क्यूआर कोड। मान लीजिए ये आपके पास एक कोड दिख रहा होगा, ये इसको स्कैन करने के लिए आप कैमरा ऑन करते हैं फोन का और उससे स्कैन करते हैं, तो ये क्या होता है, स्कैनिंग होता है, अर्थात इसका भी घर्षण हो रहा है, घिस के उसको घिसट कर उसको ले रहा है, तो घर्षण बल होता है। घर्षण के कारण होते हैं, घर्षण के दो कारण होते हैं, सतह की अनियमितता और आणविक सिद्धांत। सतह की अनियमितता क्या बताती है कि दो वस्तुओं के मध्य गति के कारण जब एक सतह दूसरी सतह के संपर्क में आ जाती है तो अनियमितता के कारण ये एक दूसरे से अंतः बंधित हो जाते हैं। क्या कह रहा है, दो वस्तुओं के मध्य, फिर से आप देखिए ये दो वस्तु है, इसके मध्य गति के कारण जब एक सतह दूसरी सतह के संपर्क में आती है, अब ये दो वस्तु है अलग अलग है, जब ये गति करेंगी और गति के कारण अब संपर्क में आएंगी तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सतह में आती हैं,
एक दूसरे की सतह पे आ गई, इसकी सतह ये धीरे धीरे गति करती हुई इस ऐसी जगह पे मिलती हैं कि दोनों की सतह आपस में जुड़ जाती है। अनियमितता के कारण ये एक दूसरे से अंतः बंधित हो जाते हैं। जब इनकी सतह एक दूसरे से जुड़ जाएगी तो इसी को कहा जाएगा अंतः बंधित। ये होता है अनियमितता का कारण, घर्षण का अनियमितता का कारण। मतलब अनियमित थी, दोनों वस्तुएं बिल्कुल अनियमित थी, अब पास आते 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 एक नियमित अवस्था में हो गई और इन्हीं को कहा जाता है अंतः बंधित। अब दूसरा हमारा है आणविक सिद्धांत। आणविक सिद्धांत क्या होता है बेटा कि सतह पर गति कराने तथा आणविक बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक आकर्षण बल घर्षण बल होता है। आप देखते हैं कभी कभी बर्फ का टुकड़ा देखिए, नमक का टुकड़ा बड़ा सा ले लीजिए और उस पे एक हथौड़ी से मारिए तो क्या होगा, वो उसके कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो वहां पे कहते हैं आणविक बल, एक एक कण अलग हो जाना आणविक बल कहलाता है। घर्षण बल में जब अपने बल से आप किसी कण को मारते हैं और उस कण के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं और छितर बितर हो जाते हैं तो वह आणविक बल कहलाते हैं। अब हमारा आता है कि घर्षण के प्रकार कितने हैं, घर्षण के प्रकार क्या हैं। तो घर्षण के 5 प्रकार होते हैं बेटा। पहला स्थैतिक घर्षण, दूसरा सीमांत घर्षण, तीसरा गतिज घर्षण, चौथा लोटनिक घर्षण, पांचवा सर्पी घर्षण। अब हम जानेंगे कि स्थैतिक घर्षण है क्या। तो स्थैतिक घर्षण आप देख रहे हैं सतह तथा वस्तु के मध्य गति से पूर्व घर्षण। क्या कह रहा है, सतह तथा वस्तु के मध्य गति से पूर्व घर्षण। मान लेते हैं कि ये एक सतह है, ये एक सतह है पृथ्वी की और इस पर वस्तु के मध्य ये एक वस्तु है। अब इस सतह पे इस वस्तु के मध्य जो घर्षण हो रहा है ये कहलाएगा स्थैतिक घर्षण। पूर्व घर्षण अर्थात पहले क्या थी, ये वस्तु इस सतह पर पड़ी हुई थी तो ये पूर्व घर्षण, ये पड़ी हुई थी तो जब इसको आगे बढ़ाया तो सबसे पहले क्या था कि ये सतह पर टिकी हुई थी, इसलिए यह स्थैतिक घर्षण कहलाएगा कि एक घर्षण तो था लेकिन ये इस पर पड़ी हुई थी। बिल्कुल एक घर्षण तो है, इसमें घर्षण बल है क्योंकि इस सतह जो है ये इसकी, ये इस वस्तु को अपनी तरफ खींच कर रखी हुई है तो ये हो जाएगा स्थैतिक बल, स्थैतिक घर्षण। लेकिन जैसे ही ये चलने लगेगी सतह पर ये हो जाएगा गतिज घर्षण हो जाएगा। तो अभी हमने आपको स्थैतिक घर्षण बताया। अब आता है सीमांत घर्षण किसे कहते हैं। तो सीमांत घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान जब वस्तु गति प्रारंभ करने वाली होती है। जैसे हमने आपको बताया कि स्थैतिक घर्षण पर क्या था कि वस्तु पड़ी हुई थी, ये मान लीजिए ये सतह है और इस पर ये वस्तु पड़ी हुई है, ये स्थैतिक घर्षण की दशा है। और इस पर जब स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान जब वस्तु की गति प्रारंभ करने वाली होती है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान जब वस्तु की गति धारण करने वाली होती है, गति उसकी गति प्रारंभ करती है। अब ये वस्तु पड़ी हुई है, अब ये गति ऐसे आगे को बढ़ेगी तो ये गति उत्पन्न करेगी और यही गति कहलाती है सीमांत घर्षण। अब अगला हमारा आता है गतिज घर्षण। गतिज घर्षण क्या होता है, तो गतिशील वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य उत्पन्न घर्षण बल। मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल बताते हैं गतिज घर्षण के लिए। क्या कह रहा है गतिज घर्षण कि गतिशील वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य, मान लीजिए आप और आपका दोस्त दो लोग मिलने के लिए आते हैं तो आप भी गतिशील हैं, आपका दोस्त भी गतिशील है, दोनों गतिज क्रिया कर रहे हैं, चलने की क्रिया कर रहे हैं, दौड़ने की क्रिया कर रहे हैं, खाने की क्रिया है आपके पास, मतलब आप क्रियाशील हैं, गति करते हैं, गति क्रियाशील हैं। अब दोनों के संपर्क तलों के बीच, दोनों में संपर्क के लिए आने का जो रास्ता है वो तल ही है।
एक रास्ता ही है, एक जमीन से ही जुड़ के आप दोनों आएंगे। तो तलों के मध्य उत्पन्न घर्षण बल गतिज घर्षण बल कहलाता है। अर्थात आप जितने कदम बढ़ाएंगे उतने घर्षण बल होंगे और वही गतिज घर्षण बल कहलाता है। अगला हमारा आता है लोटनिक घर्षण। वस्तु के तल पर लुढ़कने के कारण, लोटनिक का मतलब लोट जाना, मिट्टी में लौटेगा भी। छोटे बच्चे होते हैं मिट्टी में खूब उथल पुथल करते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये एक तल है, मान लीजिए ये एक तल है और इस पे इसको हमने ऐसे, ये देखिए ये लोटनिक क्रिया होती है। तो जब वस्तु के तल पर लुढ़कने के कारण उत्पन्न दुर्बल घर्षण, कोई भी चीज मिट्टी में अगर लौट रही है तो एक दशा ऐसी भी आएगी कि ये मिट्टी पे रुक जाएगी। मान लीजिए ये तल है और हमने इसको धक्का दिया, यहां तक गई, उसके बाद रुक गई, तो ये हो जाएगा दुर्बल घर्षण, मतलब कमजोर हो गया उसका घर्षण। पहले से तो तेज चला, जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी से किसी बॉल को छोड़ दो ऐसे, मान लो ये सीढ़ी बनी हुई है ऐसे और यहां से हम बॉल छोड़ रहे हैं तो बॉल सीधा तेजी से जाएगी और एक जगह जमीन पर दुर्बल घर्षण के बल से रुक जाएगी, अर्थात कमजोर हो जाएगी। बॉल नहीं कमजोर होगी, वो तो उसके पास उतनी ताकत अभी भी है, लेकिन उसके लुढ़कने की जो क्रिया थी, गति थी, वो कमजोर हो जाएगी। इसीलिए बॉल बेरिंग के रुद्ध बल से गतिज घर्षण लोटनीय घर्षण में बदलना। अब गतिज लोटनिक घर्षण भी आपको पता चल गया। अगला आता है हमारा सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण क्या होता है? वस्तु के फिसलने के कारण उत्पन्न घर्षण। आप कभी देखें तेल गिरा हो और उस पे आपका पैर फिसल जाए तो आप क्या होंगे? सीधे गिर जाएंगे पीछे को या आगे को। अगर आगे पैर बढ़ा रहे हैं तो पीछे को गिरेंगे, पीछे पैर बढ़ा रहे हैं तो आगे को गिरेंगे। कहने का मतलब है कि सर्पी घर्षण में क्या होगा? बिल्कुल एकदम से आप सीधे, सर्पी का मतलब सर्प, सांप क्या करता है? रेंगते हुए चलता है। तो जब कोई द्रव पदार्थ गिरा होगा उसमें हम गिरने के बाद, फिसलने के बाद क्या होंगे? सीधे गिर जाएंगे और लौटने लगेंगे। तो कहने का मतलब है कि सर्पी घर्षण क्या होता है? वस्तु के फिसलने के कारण उत्पन्न घर्षण। वस्तु अगर हम गिरते हैं तेल में तो फिर से उठने का प्रयास करते हैं, वही प्रयास जो है सर्पी घर्षण कहलाता है। अगला, सबसे पहले हम बताएंगे कि सबसे बड़ा घर्षण कौन सा होता है? तो सीमांत घर्षण सबसे बड़ा होता है, उसके बाद स्थैतिक होता है, उसके बाद सर्पिक होता है, सबसे लास्ट में होता है लोटनिक घर्षण। ये इस प्रकार से इसके क्रियाएं होती हैं। सीमांत घर्षण बड़ा होगा किससे? स्थैतिक घर्षण से, और स्थैतिक घर्षण बड़ा होगा सर्पी घर्षण से, सर्पी घर्षण बड़ा होगा लोटनिक घर्षण से। इस तरीके से घर्षण के प्रकार की भी बात हम कर चुके हैं। अब आता है हमारा घर्षण के लाभ तथा हानि। घर्षण से हमें क्या लाभ ही है, क्या हानि है? तो घर्षण से जो हमें लाभ है वो पहला लाभ है धरातल पर चलने हेतु। हम भूमि पर चलते हैं तो इसमें एक घर्षण होता है जो हमें मजबूती देता है, जो हमें अपना उपयोग देता है, एक अपना सहयोग करता है जिससे हम जमीन पर चल पाते हैं। तो घर्षण का पहला लाभ होता है धरातल पर चलना, भूमि पर चलना। दूसरा क्या होता है? वाहनों के तीव्र गति के विरोध हेतु ब्रेक का उपयोग। घर्षण आप देखते हो, बाइक चला रहे हो, बाइक बहुत तेज है, आपको रुकना है तो आप सीधे ब्रेक लेते हो, और ब्रेक लेते हो तो क्या होता है? ब्रेक घिस जाती है, किसके साथ? पहिए में घिसती है, तो पहिया रुक जाता है, और जब पहिया रुक जाता है तो बाइक भी रुक जाती है और हम भी रुक जाते हैं। तो ये घर्षण के बहुत बड़े लाभ हैं। आप देख लीजिए, गाड़ी आपकी तेज है, आपको रोकना है तो कौन सा बल लगाएंगे आप? घर्षण बल लगाएंगे। वाहनों के तीव्र गति के विरोध हेतु ब्रेक का उपयोग। ब्लैक बोर्ड पर लिखने हेतु, हम जिस पर आपको पढ़ा रहे हैं इस पर भी घर्षण बल हो रहा है। इतनी देर से लिख रहे थे तो आप देख रहे थे कि अगर हम इसको बोर्ड से टच ना करें और ऐसे लिखते जाए तो कुछ लिखेगा? बिल्कुल नहीं लिखेगा। लेकिन इसको अगर हम टच करके लिखते हैं तभी लिखेगा।
तो कहने का मतलब है कि बोर्ड पर लिखने हेतु भी किसकी आवश्यकता है, हमें घर्षण बल की आवश्यकता है। अब घर्षण बल के हानि को पढ़ लेते हैं। घर्षण बल की हानि क्या है? सापेक्ष गति के विरोध के कारण ऊर्जा व्यय हो जाती है। अगर हमारी पहले की गति को कोई कमजोर करता है तो हमारी ऊर्जा खत्म होने लगती है, व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है, मशीनों की दक्षता कम हो जाती है। अगर मशीनों को उसके अनुरूप कोई भी चीज, जैसे मशीन के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, अगर लाइट वीक है, लाइट कम है तो मशीन नहीं चल पाएगी, घर्षण बल नहीं हो पाएगा। मशीनों के पुर्जे घर्षण के कारण घिस जाना, मशीन आप लाते हो और धीरे धीरे क्या होता है, वो घिसना चालू हो जाती है, किसके कारण, घर्षण बल, उस पर घिसते घिसते मशीन से आप ज्यादा कार्य करते हो इसलिए क्या हो जाता है, वो घिस जाती है। ये हो गया घर्षण बल की हानि। अब घर्षण बल को बढ़ाने तथा कम करने की विधियां हम पढ़ेंगे कि घर्षण बल को कैसे बढ़ाएं और घर्षण बल को कैसे घटाएं। घर्षण बल को बढ़ाना सबसे पहले पढ़ेंगे तो पहिया में खांचे बनाना। जैसे आप साइकिल का जब पंचर बनवाते हो, दुकान वाला बताता है कि आपकी साइकिल में टायर घिस गया है, नया टायर लगेगा। तो ऐसे ही पहियों के खांचे बनाना। टायर आप देखते हो उसमें जो गोटियां लगी होती हैं वो घर्षण बल को बढ़ाने के लिए लगी होती है कि घर्षण बल को हम बढ़ा सकें। जितना बढ़ाएंगे उतना तेज चलेगी और उतना ज्यादा दिन चलेगी। तो ये पहला घर्षण बढ़ाना हो गया, पहियों में खांचे बनवाना। अगला, बर्फ से ढके रास्तों पर रेत का छिड़काव। अगर कोई किसी रास्ते पे पानी गिरा हुआ है और फिसल रहा है तो उस पे अगर हम बालू डाल देंगे तो घिसेगा नहीं, खिसकेगा नहीं, वहां से क्या हो जाएगा, दबने लगेगा थोड़ा सा। अगला, जूतों के तले खुरदरे एवं कड़े रबड़ तथा चमड़े का बनाना। अगर जूते के जो तल होते हैं उसमें घर्षण बल को ना बढ़ाया जाए तो जो जूता आप 1 महीने 2 महीने 1 साल पहनते हो वो 1 दिन में खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब है कि घर्षण बल का बढ़ाना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब इसको घटाने के लिए देखेंगे, इसको घटाने के लिए क्या करते हैं, पॉलिश द्वारा खुरदुरी सतह को चिकना बनाना। अगर हमको घर्षण बल कम करना है तो हम क्या करेंगे, उस पर पॉलिश लगा के उसको चिकना कर देंगे, वहां पे घर्षण बल कम लगेगा, वो लुढ़कने लगेगा। स्नेहक डालकर 2 परतों के मध्य घर्षण कम करना। स्नेहक का मतलब चुंबक डालकर चुंबक डालकर 2 परतों के मध्य घर्षण कम करना, एक दूसरे के साथ आकर्षित कर देना। अगला है, कम घर्षण गुणांक वाले पदार्थों का उपयोग करके, मशीनों में बाल बियरिंग का उपयोग करके। आप देखते हैं कि बाल बियरिंग का मतलब होता है ऐसे गोल गोल होता है, बिल्कुल सड़क, वो स्लिप करते हुए चलता है, घिसते हुए नहीं चलता, वो स्लिप करते हुए चलता है। तो उसके लिए भी घर्षण बल को कम करने के लिए हम उसका उपयोग, बाल बेरिंग का उपयोग कर सकते हैं। अगला है, तरल पदार्थों में धारा रेखीय गति होना। अगला क्या है हमारा, तरल पदार्थों में धारा रेखीय गति द्वारा। अगर कोई तरल पदार्थ है तो उस पे हम एक धारा बना देते हैं कि इस लाइन से जाना है, इस लाइन में नहीं जाना है, तो वहां भी घर्षण बल कम हो जाता है। इस तरीके से हमारा घर्षण टॉपिक जितना भी था, जो भी था घर्षण में, हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति में बल और घूर्णन गति।